आप आपने कहा अभी बयान में कहा कि दंगा जो है दंगा में हाथ था बाबुल सुप्रियो का, लेकिन मैंने फिरहाद हकीम से पूछा, बाबुल सुप्रियो से भी मैंने कल पूछा, उन्होंने कहा कि दंगा में मेरा कोई हाथ नहीं है। चोर चोरी कर कर कभी बोलता है कि हमने चोरी किया है? आपको चाहिए, आप जर्नलिस्ट है, आप जर्नलिस्ट बढ़िया से आप लोग को तहकीकात आप लोग को करना चाहिए। मेरे पास एक मैं कैंडिडेट हूँ, मैं अभी अब वो वीडियो रिलीज़ कर दूँ जिसमें कि वो साफ साफ इमाम साहब बोल रहे, वो बयान वो हम आपको रिलीज कर दूं। मैं नहीं चाहता हूं कि इस तरह का नेगेटिव पॉलिटिक्स करके। आपके पास है? आप जी बिल्कुल है मेरे पास में, आपको चाहिए मैं दे दूंगा। इलेक्शन लड़ रहे हैं नहीं, उसका इलेक्शन कभी खाल खींचने की बात कहने वाले ये आसनसोल से बीजेपी के सांसद बाबुल सुप्रियो हैं। इन जैसे सभी नेताओं को इमाम रशीदी से सीखने की जरूरत है कि नफरत बढ़ाई नहीं जाती बल्कि मोहब्बत से मिटाई जाती है। इसलिए इमाम रशीदी उन पर एक तरफा होने का आरोप लगा रहे हैं। बाबुल को ही जिम्मेदार मानते हैं? बाबुल बिल्कुल मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। अगर दोनों तरफ का आदमी बैठ करके, ये एमपी इस शहर के एमपी हैं, अगर दोनों को बैठा देंगे हम क्यों नहीं बैठेंगे? वो कभी हमको बुलाए कि हाँ भाई इमाम साहब हम बैठना चाहते हैं। इसके अरे घर घर में बोल दो, वोट दो, बच्चे बूढ़े वोट दो, वोट दो। दुश्मन बाबुल सुप्रियो को एक तो वोट देना नहीं, बाबुल सुप्रियो को एक तो वोट देना नहीं, दंगाई मास्टर बाबुल सुप्रियो को एक तो वोट देना नहीं। मुस्लिम का कातिल बाबुल सुप्रियो दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो। बालीगंज से बाबुल सुप्रियो दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो। बाली को वोट देना नहीं, देना नहीं, देना नहीं। कमरू जमात चौधरी जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या कि आपने मिছিল निकाला यहाँ से लेकर और पूरा वार्ड 60 वार्ड में आप घूमे, क्या कहना चाहेंगे? तो बालीगंज असेंबली में 60 नंबर वार्ड ही हम लोग का सबसे मजबूत वार्ड है। यहाँ पे जैसे याकूब भाई जैसे प्रेसिडेंट है, नदीम भाई जैसे लीडर है, इनका बदौलत आज भी लोग यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के ऊपर में भरोसा करके, आस्था करके तुलाबाज और दंगाबाज का साथ नहीं देते हैं। लेकिन इस बार हमारा नदीम भाई कैंडिडेट थे यहाँ पे, अगर लूट नहीं करते तो नदीम भाई इंशाल्लाह इस बार जीतते ये काउंसिलर इलेक्शन। लेकिन बदनसीबी है हमारा आवाम का कि ऐसा सरफरस्त एक सरकार आई हुई है यहाँ पे जिसका ऊपर में जो है कि लूट मार छोड़कर उसको गणतंत्र में मत अधिकार में उसका भरोसा नहीं है। तो वही नतीजा हुआ 2015 में। लेकिन आज जब हम 2022 का जो उपचुनाव में लड़ाई कर रहे हैं यहाँ पे, आप आज हमारे साथ घूमे, आपको मालूम हुआ होगा, आपने महसूस भी किया होगा किस तरह से जनता अपने घरों से निकल कर आकर कांग्रेस पार्टी को समर्थन दे रही है। और आइंदा इंशाल्लाह जो है कि जो 12 तारीख का चुनाव है उसमें इस बार बदलाव तो एकदम निश्चिंत है। आज के इस रैली से हमको महसूस हुआ है। आप अपने कहा अभी बयान में कहा कि दंगा जो है दंगा में हाथ था बाबुल सुप्रियो का, लेकिन मैंने फिरहाद हकीम से पूछा, बाबुल सुप्रियो से भी मैंने कल पूछा, उन्होंने कहा कि दंगा में मेरा कोई हाथ नहीं है। चोर चोरी कर कर कभी बोलता है कि हमने चोरी किया है? आपको चाहिए, आप जर्नलिस्ट है, आप जर्नलिस्ट बढ़िया से आप लोग को तहकीकात आप लोग को करना चाहिए। मेरे पास एक मैं कैंडिडेट हूँ, मैं अभी अब वो वीडियो रिलीज़ कर दूँ जिसमें कि वो साफ साफ इमाम साहब बोल रहे, वो बयान वो हम आपको रिलीज कर दूं। मैं नहीं चाहता हूं कि इस तरह का नेगेटिव पॉलिटिक्स करके। आपके पास है? आप जी बिल्कुल है मेरे पास में, आपको चाहिए मैं दे दूंगा। इलेक्शन लड़ रहे हैं नहीं, उसका इलेक्शन कभी भी मेरा वो मुद्दा नहीं है। मेरा मुद्दा सिर्फ इतना है कि आज जो 213 कॉन्स्टिट्यूंसी में आप जीत के रहे, 10 करोड़ की जनता की आबादी है, उसमें से आप एक भी ऐसा व्यक्ति को नहीं मिला बाबुल सुप्रियो जिसका खिलाफ एक कम्युनिटी है, उसके जगह में आप उसी कम्युनिटी का सरगना बनाकर आप भेज रहे हो। आपको 10 करोड़ में कोई एक लंगड़ा लूला किसी को भी बैठा देते, शायद मैं भी इलेक्शन नहीं लड़ता। लेकिन आज मेरा उतरने का यही कारण है कि आज जिस तरह से आप, जैसे आपने बांग्ला में कहा था दूध देने वाला गाय, ये दूध देने वाला गाय अब सोचने भी लग गई है और अपना आवाज़ भी बुलंद करना सीख गई है। टीएमसी कह रही है कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है जो इलेक्शन लड़ रही है, इनको एक वोट भी नहीं मिल सकता है। देखिए, सबसे पहला बात तो मैं बोलूँगा, अगर कांग्रेस के पास में कोई मुद्दा नहीं है, देश में गणतंत्र के साथ में, जनसंघियों के साथ में, आरएसएस के साथ में समझौता किया तो तृणमूल कांग्रेस में एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार उसने किया है। सीपीएम जो है 66 में जनसंघ के साथ में सरकार बना चुकी है। 1990 में सीपीएम ने वीपी सिंह का सरकार को समर्थन दिया जहां बीजेपी को समर्थन दिया। लेकिन कांग्रेस पार्टी एक वाहिद एक पार्टी है जो ये गंगा जमुना तहजीब को मिटाने के लिए जो पार्टी सब पैदा हुए, उनका खिलाफ हमेशा आवाज़ बुलंद करती है और बुलंद करती रहेगी। मुद्दा हज़ारों है,
लेकिन जिस तरह देश आज खड़ा है उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस जितना कमज़ोर हुई है उतना ही देश भी कमज़ोर हुआ। आज मेरा इलेक्शन में खड़ा होने का और जन सैलाब आपने जो देखा है, एक ही चीज़ का तरफ इशारा करती है। जनता ये चाहती है कि कांग्रेस पार्टी को और मजबूत से मजबूत करे ताकि आने वाले दिन में हिंदुस्तान का गंगा जमुना तहजीब को बचाया जा सके। मगर टीएमसी के काउंसिलर का कहना है कि अगर मुसलमानों को नुकसान अगर पहुंचाया तो कांग्रेस ने। देखिए, सबसे पहला बात है, आपने 2011 में आपने सरकार बनाया, आपने क्या वादा किया था? 1.5% से भी नीचे सचार कमेटी में हमारा रिप्रेजेंटेशन था सरकारी नौकरी में, वो आज कहाँ पे खड़ा है उसका सवाल का जवाब दीजिए। आपने बोला था 10,000 मदरसा आप बनवा के देंगे, मदरसा को टेक्निकली अपडेटेड करेंगे, एकदम मॉडर्न मदरसा एजुकेशन करेंगे, वो क्या हुआ? वक्फ बोर्ड का क्या हालत है? 13 मेंबर्स में 13 मेंबर आपका सरकारी नौकर है, आपका तृणमूल कांग्रेस के मेंबर है। इसके बाद तुलाबाद सिंडिकेट, जिस तरह से तपन गंदरू का हत्या हुआ, जिस तरह से रामपुरहाट में घटना हुआ, जिस तरह से अनीस खान को मारा गया, ये क्यों, क्या, किस चीज़ का इंगित करता है? ये कोई राजनीतिक हिंसा नहीं है, ये कट मनी का हिंसा है, कट मनी का डिवीजन का हिंसा है। 75% कौन लेगा और 25% कौन लेगा, उसका हिंसा है। आपने आज युवा समाज को जो है कि इतना बेकार पुंगू बना दिया। आप यहाँ पे 500 रुपया उसका माँ को हाथ में देकर आप बोल रहे कि आपको नौकरी नहीं दे सकता है। तो माँ बहन भाई बहन जो नौकरी के लिए तलाश कर रहे हैं वो आज यही आवाज़ उठा रहे हैं, हमको भिक्का नहीं, हमको नौकरी चाहिए। आपने पूरा जो 60 वार्ड अभी घूमा, आपने आवाम क्या कह रही है आपसे? ये तो आप लोग जर्नलिस्ट हैं, आप आवाम से जाकर पूछिए कि मेरा जो मुद्दा लेकर हमने उतरा यहाँ पे, डेवलपमेंट का मुद्दा, नौकरी का मुद्दा, सरफरस्ती का मुद्दा, एक कौम का आवाज़ का मुद्दा, कौम जिस तरह से सोचना चाहिए उस तरह से वो मुद्दा को मैं लेकर जा रहा हूँ वहाँ पे। 213 असेंबली में, 213 मेंबर असेंबली में कोई सवाल अपोजिशन में पूछने वाला नहीं है। आज एमएलए भी आपका, एमपी भी आपका, काउंसिलर सब भी आपका। तो आज ये 60 नंबर वार्ड का ये बेहाल कंडीशन क्यों है? ये जवाब कौन किससे लेगा? आज हमको अगर चुनकर जनता भेजती है तो सवाल पूछने का एक जगह भी आ रहा है, और आने वाले दिन में मेरा ये सवाल जनता का सवाल होकर मैं असेंबली में जाकर पूछूंगा ताकि जनता का समस्या का समाधान हो सके। आज बाबुल सुप्रियो का जगह में अगर अमित शाह भी आकर सरकार में या तृणमूल में ज्वाइन कर अगर उसको कैंडिडेट बना दिया जाता यहाँ पे, तो क्या आम जनता वोट देती? नहीं देती। हमने क्या बोला? वाम फ्रंट भी कहीं ना कहीं कभी ना कभी बीजेपी आरएसएस आइडियोलॉजी में उसने सर अपना झुकाया, लेकिन वाहिद कांग्रेस पार्टी है जिससे कभी ज़िंदगी में आज तक आरएसएस का सामने अपना सर नहीं झुकाया और लड़ाई करता रहा, और आज भी लड़ाई करता रहा। उसके लिए कांग्रेस ने समझौता करता, शायद आज कांग्रेस का ये बहाल नहीं होता। और मेरा ज़रिया ये शुरुआत है ताकि ममता बनर्जी या आरएसएस के जितना भी पार्टी है, दल है, सबको एक सबक सिखाने का मेरे पास में यही एक मौका है। जनता से मैं फिर अपील करूँगा कि एक मौका दीजिए, इससे ना तो बीजेपी का सरकार आ रही है, ना तो तृणमूल का सरकार गिर रही है, लेकिन एक सवाल पूछने का कांग्रेस का एक बंदा को भेजिए अंदर में, आपका होकर वही सवाल हम पूछेंगे। इमाम साहब ने दिल बड़ा करके एक बड़ी नजीर पेश की है जिससे देश के उन तमाम नेताओं को सीखना चाहिए और समझना चाहिए जो मुंह खोलते हैं तो जहर के सिवाय कुछ नहीं उगलते। खाल खींचने की बात कहने वाले ये आसनसोल से बीजेपी के सांसद बाबुल सुप्रियो हैं। इन जैसे सभी नेताओं को इमाम रशीदी से सीखने की जरूरत है कि नफरत बढ़ाई नहीं जाती बल्कि मोहब्बत से मिटाई जाती है। इसलिए इमाम रशीदी उन पर एक तरफा होने का आरोप लगा रहे हैं। बाबुल को ही जिम्मेदार मानते हैं? बाबुल बिल्कुल मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। अगर दोनों तरफ का आदमी बैठ करके, ये एमपी इस शहर के एमपी हैं, अगर दोनों को बैठा देंगे हम क्यों नहीं बैठेंगे? वो कभी हमको बुलाए कि हाँ भाई इमाम साहब हम बैठना चाहते हैं, इसके लिए उनकी जिम्मेदारी नहीं थी? 5 साल के लिए वो एमपी बने, किस बात के लिए एमपी बने? आसनसोल में रामनवमी के दिन हिंसा भड़की जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी।